हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन मॉनसून को। हम इस चैनल पे आप सभी को जैसा कि पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो भी डिफिकल्ट से क्वेश्चन लगते हैं, दिखाई देने में डिफिकल्ट लगते हैं, हालांकि वो होते नहीं है। बस आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है हर टॉपिक की जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे ही ये एक टॉपिक है इंडियन मॉनसून का, काफी कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है। लेकिन इसको समझने के लिए है तो आसान, समझने में देखने में आसान है। चैप्टर पढ़ो, थोड़ा सा चैप्टर है। हवाएं किस तरीके से आ रही हैं भारत में, कहाँ कहाँ पे बारिश करा रही हैं, बस बारिश तो ये तो देखनी है और क्या देखना है। कहाँ पे हवाएं इस तरीके से आएंगी, भारत का ये जो हिस्सा है मैं मैप बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। अभी बिल्कुल सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से सारी चीजें आपको। अब इसके बाद आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी, इतना मेरा दावा है। आपको कोई भी चीज आपको याद नहीं करनी पड़ेगी अब। ठीक है। भारत में अगर बारिश आएगी ऐसे करके, तो इस तरीके से अगर नॉर्थ ईस्ट का मानसून, साउथ वेस्ट का मानसून आ रहा है तो कहाँ कहाँ पे बारिश कराएगी, इन तटीय क्षेत्रों में बारिश कराएगी। और जाते हुए अगर आएगा, जिसको हम सर्दियों का मानसून कहते हैं, रिट्रेटिंग ऑफ मानसून कहते हैं, तो इन्हीं तटीय इलाकों में कराएगी बारिश। ठीक है। लेकिन इसके पीछे के जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए पहले। ठीक है। अगर आपको वो चीजें नहीं पता है तो आपको मानसून फिर इजी टॉपिक नहीं है, आपके लिए बहुत ज्यादा टफ टॉपिक बन जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन भी यहाँ से ऐसे ही जो कंसेप्चुअल टॉपिक क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे ये पूरी सीरीज चलाई जा रही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं, ऐसे बेसिक जो टॉपिक हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। आपका भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है आपके पास, आपको जो समझ में नहीं आता है, प्रीवियस ईयर में बहुत अच्छे से पूछा जा रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। मैं उस पर पूरी आपको अच्छे से वीडियो बना के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ आपको सॉल्व करवा के दूंगा। ठीक है। आज हम इंडियन मॉनसून को डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन मॉनसून में जितनी भी टर्मिनोलॉजी है आपको बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर कट आपको समझ में आने वाली है। ठीक है। आपको अगर आप बुक पढ़ेंगे इंडियन मॉनसून से रिलेटेड, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये एक टॉपिक नहीं है। दिखने में आपको एक टॉपिक लग रहा है लेकिन ये असल में एक टॉपिक नहीं है, इतना तो पहले आपको समझ लो। इसके लिए आपको जो प्रायर नॉलेज है आपकी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। कौन कौन सी नॉलेज आपको होनी चाहिए इससे पहले, आपको अभी आपको पता लगेगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हम क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, हम साउथ वेस्ट मानसून को, नॉर्थ ईस्ट जो विंड पैटर्न होता है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्या क्या चीजें होती है, कैसे करके मानसून आता है, एल नीनो लानीना क्या होता है, एल नीनो को, लानीना को, इनसे रिलेटेड जो है एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। चाहे नेट जेआरएफ ही नहीं, बाकी जो अदर एग्जाम होते हैं उनमें भी आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। इंसो, इंसो क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है स्टूडेंट्स को कि क्या होता है इंसो। इंसो यानी कि एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। ये समझ में नहीं आता आसानी से है क्या, लेकिन आपको मैं क्या कह रहा हूँ उस बात को समझो कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आपको उसकी जो पहले रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा। जब तक आप उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करोगे, आप उसके रिक्वायरमेंट नहीं समझोगे, उस टॉपिक की डिमांड नहीं समझोगे, तब तक आप सप्लाई नहीं दे पाओगे एग्जाम में। ठीक है। जब तक आप डिमांड समझोगे तभी तो जाके आप सप्लाई करोगे। तो पहले किसी चीज की डिमांड को समझो, उस टॉपिक की जो पहले रिक्वायरमेंट है उसको पढ़ने के लिए, उसको सीखने के लिए उसको समझो, तब जाके आपको समझ में आएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है। और मैं आपको दावा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद पूरा वीडियो देखो, अंत तक देखो, अच्छे से देखो। एक बार समझ में नहीं आता, दो बार देखो, तीन बार देखो, लेकिन इस वीडियो को अगर आपने देखा पूरा तो इसको देखने के बाद आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। कोई भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल कहाँ होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, वहीं पर होती है तो किसी पर्टिकुलर जो जगह होती है ना, यहाँ पर इन इन राज्यों में आते हुए मानसून से वर्षा होगी, जाते हुए मानसून जो रिट्रेटिंग ऑफ मानसून है, जाते हुए मानसून से इन इन क्षेत्रों में वर्षा होगी। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मली लोग याद करते हैं। और इसकी एक और खास बात है इस टॉपिक की, इस टॉपिक से मैं आपको जो भारत में सॉइल आप पढ़ते हो उस सॉइल से कनेक्ट करूंगा, सॉइल से फिर आपको कनेक्ट होंगे किससे, वेजिटेशन से। एक टॉपिक पढ़ो, इतने सारे फायदे लो। और मैं किसी भी टॉपिक को इसी तरीके से, मेरा मेथड रहता है कि एक टॉपिक को उससे आने वाले टॉपिक से कनेक्ट करो, उसके जो पिछले टॉपिक हैं उनसे कनेक्ट करो, तब जाके पढ़ो, तब तो पढ़ने का आपका मजा है। और तभी जाके आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और दूसरा एक बात याद रखो कि आप रट करके चीजों को कब तक रटोगे, कब तक याद कर पाओगे, और रट के नेट जेआरएफ तो क्लियर नहीं होगा आपका। आपको कंसेप्ट अच्छे से आपके स्ट्रांग होने चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी जाके आप कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल कहाँ पर होती है, कैसे होती है, कोई भी याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आसानी से आपको समझ में आने वाला है कैसे करके रेनफॉल कहाँ होती है, क्यों होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, साइक्लोनिक, साइक्लोन से रेनफॉल कहाँ कहाँ पर होती है, क्यों क्यों होती है। ठीक है। साइक्लोन का भी मैं आपको इसमें बताने का प्रयास करूंगा।
और जो एनुअल रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होती है कहाँ पर कम होती है, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। लेकिन आपको बस थोड़ा सा उसकी जो प्रायर नॉलेज है वो पता होनी चाहिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। लेकिन प्रायर नॉलेज क्या है, ये कैसे पता लगेगा, तो वो आपको अभी पता लगेगा क्या क्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ लोगे, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, तो मेरा दावा तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कैसे करके पता लगेगा, तो ये पता ऐसे लगेगा कि जो टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाना, इसके जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद पूरा वीडियो देख लोगे, उसके बाद पहले मत चले जाना, पहले पूरा वीडियो देखो थम के, अच्छे से वीडियो देखो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो, दिमाग में बिठाओ, इमेजिन करो। जब तक आप किसी चीज को समझ के उसको सीक्वेंस में इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको अभी वो समझ में नहीं आया, थोड़ा और मेहनत करो, ठीक है। समझो अच्छे से उसको, फिर क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना। टेलीग्राम चैनल पे कैसे जाओगे, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करो। लेकिन पहले आपके फोन में टेलीग्राम चैनल ऐप, टेलीग्राम जो ऐप है टेलीग्राम, वो ऐप होना चाहिए। ये नहीं कि पहले क्लिक करो, फिर कई लोग बोलते हैं कि सर नहीं खुल रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन तो पहले आपके फोन में टेलीग्राम ऐप जो है वो होना चाहिए। तो उस पर आप क्लिक करोगे, टेलीग्राम ऐप पे जाओगे, वहां पे मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एनटी यूजीसी नेट के और जो अदर स्टेट पीएससी वगैरह के एग्जाम में पूछे गए हैं मॉनसून से रिलेटेड, उसको मैं डाल दूंगा वहां पे, उनको सॉल्व करना, देखना आपको कितना कंसेप्ट क्लियरिटी हुई है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा बर्डन आपके सर पे यहाँ पे नहीं दूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा तथ्यों पे बम्बार्डमेंट नहीं करने वाला हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी मजबूत हो जाएगी, ताकि आप एक बार पढ़ो तो आपको फिर बार बार आपको पढ़ने की जरूरत ही ना हो, ठीक है। अब देखो ब्रीफली 5 मिनट में मैं शुरू करने से पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि इसको, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले क्या क्या चीजें जिसकी रिक्वायरमेंट इस टॉपिक को है, ठीक है। जब आप मानसून को स्टार्ट करते हो, मानसून को स्टार्ट करने से पहले आपको भारत जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे विंड पैटर्न का सिनेरियो है, एयर प्रेशर बेल्ट, विंड सिस्टम, क्योंकि विंडी ही तो है, हवाएं ही तो है जो भारत में आ रही हैं। भारत में ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे हवाएं हैं, जो भारत में हवाएं आ रही हैं इस प्रकार से, और अपने साथ आर्द्रता लेके आ रही हैं। जो यानी कि आर्द्रता यानी कि नमी जब लेके आएंगी तो कहीं ना कहीं पे टकराएंगी, हिट करेंगी। जब टकराएंगी किसी पहाड़ी तो हवाएं ऊपर उठेंगी, तो हवाएं जब ऊपर उठेंगी तो इसका मतलब आर्द्रता कम होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, क्यों ऊपर जाने पे घट रही है, टेम्परेचर ऊपर जाने पे घट क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। फिर इसके बाद आपने कई बार सुना होगा कि सूर्य जब उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, तो उससे भारतीय मानसून प्रभावित हो रहा है। यानी कि जो विंड पैटर्न है, जो प्रेशर बेल्ट्स है, और सन का नॉर्थवर्ड जाना, साउथवर्ड शिफ्ट होना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जब फिर आप इसको तब जाके, जब आपको विंड पैटर्न पता होगा, तब जाके आप उसको यहाँ पर, ये जो आपको वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, इसमें आप भारत की स्थिति कहाँ पर है, तब जाके आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी, फिर उसके बाद और क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ये रिक्वायरमेंट है कि आपको भारत में जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, यानी कि भौगोलिक जो भौगोलिक आधार पे डिवाइड किया गया है, वो उन सारी चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी कि कहाँ पर पर्वत है, ठीक है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, आपको होगी इसका क्यों पता होना चाहिए, तो आपको अभी पता चलेगा। ये पूरा जो है, ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये आपको पठार है, ठीक है। ये जो किनारे पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये मैदान है। ये क्यों आपको पता होने चाहिए, तो आपको अभी पता लग जाएगा, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे आपको थार का मरुस्थल दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले फिजियोग्राफिक डिवीजन पता होना चाहिए, और डिवीजन पता होने से केवल काम नहीं चलेगा, आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पर पर्वत मालाएं हैं, ठीक है, कहाँ ये अरावली कहाँ है, अनाईमुड़ी क्या है, ठीक है, अनाईमुड़ी क्या है, हिमालय रेंज कहाँ पे है, गारो खासी जयंतिया कहाँ पर है, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे भारत में अपलैंड है, कहाँ पर लो लैंड है, इन सारी चीजों को आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, और आप आसानी से इसको आप कंसेप्ट आपको पता है, आपको ये सारी चीजें पता है, तो आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। इस टॉपिक के लिए आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक, आपको अच्छे से कंसेप्ट पता है तो आप कर लोगे। इसके बाद आपको फिर ये जो नॉर्मल आप यहाँ पे देखेंगे एनसो, और एनसो यानी कि जो एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन क्या है, एल नीनो ईयर क्या होता है, एल नीनो कैसे प्रभावित करता है, एल नीनो से कई सारे से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं कि एल नीनो की नॉर्मल कंडीशन में इनमें से चार में से कौन कौन सी कंडीशन है जो नॉर्मल ईयर में होती है, जो नॉर्मल ईयर में नहीं होती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको आपकी रेंज में होनी चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ आपकी रेंज में होनी चाहिए, और आपके पकड़ में होनी चाहिए। नेट जेआरएफ में कभी भी जो क्वेश्चन है वो सिलेबस से बाहर कभी नहीं पूछे जाते, कभी भी नहीं, एक दो एक्सेप्शन कभी आपको देखने को मिलेंगे, उससे ज्यादा आपको कभी भी नहीं देखने को मिले। अगर कोई किसी बुक में ये लिखा है कि नेट जेआरएफ में इतना पूछा जाता है, उतना पूछा जाता है, एग्जाम से जो सिलेबस है उसका कोई अता पता नहीं, तो उस बुक को फाड़ के फेंक दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता है।
आप मेरे को किसी भी साल का पेपर उठा के दिखा दो, मैं आपको दिखा दूंगा कि ये सिलेबस में यहाँ से पूछा गया है, इस टॉपिक के अंदर ये पूछा गया, आपने देखा नहीं है, आपने अच्छे से सिलेबस को पढ़ा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिलेबस से बाहर आता है तो इसका मतलब आपने सिलेबस को अच्छे से नहीं देखा है, एग्जाम को अच्छे से नहीं थाना है। और कोई व्यक्ति भी अगर ऐसा कहता है तो उससे बिल्कुल दूर हो जाओ, इसका मतलब उसे एग्जाम के बारे में अभी समझ में नहीं आया है। इसके बाद जो ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, ये क्या भारतीय मानसून को टेम्परेट साइक्लोन प्रभावित करते हैं या ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रभावित करते हैं? अगर प्रभावित करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन तो कैसे प्रभावित करते हैं, कहाँ पर वर्षा करते हैं, इन सारी चीजों का आपको पता लगेगा। फिर उसके बाद आप जानोगे आज इसमें कि भारत में जो एनुअल रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है, ठीक है, कहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, कहाँ पर वर्षा कम होती है। और इस मैप को देखने के बाद अगर आप इस मैप को देखो और इसको 1 मिनट के लिए पॉज करो और जाकर मैप देखो किसका, वेजिटेशन का, भारत में जो वनस्पति है उनका मैप देखो, आपको सेम दिखेगा। इससे क्या चीजें समझ में आती है, तो वीडियो में बने रहो, अभी बताता हूँ, ठीक है। चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो भारतीय मानसून जब हवाएं कहीं पे चलती हैं तो हवाओं के चलने का कारण क्या होता है, भारत में हवाएं तो आ रही है, मानसून क्या है, हवा है, हवा है ना, हवा अपने साथ नमी लेके आ रही है। तो हवा चलने के लिए क्या चाहिए होता है, हवा चलने के लिए हाई टेम्परेचर और वहां पर लो प्रेशर होना चाहिए। जो तात्कालिक कारण है वो क्या है, प्रेशर, ठीक है, वहां पर प्रेशर कैसा होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए लो, ठीक है। यही लो प्रेशर जब जहां पर होगा, जैसे मान लो यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पर मैंने हाई कर दिया है, इसको आप लो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्या है देखेंगे, अगर आप यहाँ पे लो टेम्परेचर अगर है, ये वाला कैसा टेम्परेचर है, ये ऊपर जो आपको दिखाई दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यहाँ पे लो टेम्परेचर है और हाई प्रेशर अगर होगा, ठीक है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर और यहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, तो क्या होगा, इस हाई टेम्परेचर से, ये जो ऊपर वाले दिखाई दे रहा है आपको, हाई टेम्परेचर से हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी, क्योंकि कहीं पर भी अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा इसका मतलब हवाएं हल्की होंगी, हल्की होंगी तो ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो कहाँ जाएंगी, अंतरिक्ष तक जाएंगी, नहीं, ट्रोपोपॉज तक जाएंगी। ट्रोपोपॉज क्या है, जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा ही ट्रोपोपॉज कहलाती है, ट्रोपोपॉज तक जाएंगी। ट्रोपोपॉज तक जाने के बाद अपने नॉर्थ में और साउथ में नीचे की तरफ फिर वापस आएंगी, क्योंकि आसमान चीर के ऊपर तो चले नहीं जाएंगे, फिर वापस आएंगी, वापस कहाँ आएंगी, अर्थ के सरफेस पे आएंगी, ठीक है। तो ये आपको इतना सा पता लग गया, तो इतना समझो पहले, ठीक है। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है, और हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो गया, लो प्रेशर हो गया, क्योंकि हाई प्रेशर से चलेगी हवा लो प्रेशर की तरफ, क्यों, क्योंकि आपके पास जब रोटी ज्यादा होगी तभी तो कम वाले को दोगे ना, पहले आपके पास खुद ही एक रोटी है तो किसी को क्या दोगे। तो वैसे ही जहाँ पे हाई प्रेशर होगा, हवाएं भारी होंगी, तो एनर्जी हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ चलती है, तो लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है। इतना समझ लिया, बात हमने समझ लिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या, इसको समझ के हमने क्या किया, इसको समझ के हमारे समझ में यह आया है कि देखो जब सूर्य की 3 स्थिति होती है, कौन कौन सी, ठीक है, सूर्य की एक स्थिति होती है जब वो भूमध्य रेखा पे लंबवत होता है, एक देखो यहाँ पे एक स्थिति ये है जब सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत है, और ये कौन सी डेट है, ये डेट है 21 जून, सॉरी 23 मार्च और 22 सितंबर। ये कौन सी डेट है, 23 मार्च और 22 सितंबर को क्या होता है, इक्विनॉक्स की घटना होती है। इक्विनॉक्स की घटना क्या होती है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। इक्विनॉक्स की घटना क्या होती है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत होता है। तो भूमध्य रेखा पे सूर्य कब लंबवत होता है, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो इसको क्या कहते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स की घटना, यानी विषुव की घटना, जब भूमध्य रेखा पे सूर्य लंबवत होता है, ठीक है। एक घटना ये हो गई जब सूर्य भूमध्य रेखा पे यहाँ पे लंबवत है। अगर सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत है तो क्या होगा, भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, होगा कि नहीं होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा। टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हाई होगा तो यहाँ पे प्रेशर हाई होगा कि लो होगा, प्रेशर हमेशा लो होगा, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर में हमेशा उल्टा संबंध होता है। प्रेशर यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, अगर यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर यहाँ पे लो होगा, प्रेशर यहाँ पे लो होगा। हवाएं यहाँ से क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। हवाएं देखो यहाँ से हवाएं कहाँ, ये जो इक्वेटर के आसपास वाला रीजन है, 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये जो ब्लू कलर की बेल्ट आपको दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको लो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। यहाँ से हवाएं उठती हैं, हवाएं उठेंगी तो कहाँ तक जाएंगी, ट्रोपोपॉज तक जाएंगी। ट्रोपोपॉज तक गई तो मान लो मैं इसको यहाँ तक बिठा रहा हूँ, हवाएं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ट्रोपोपॉज तक ऊपर उठी। ऊपर उठने के क्रम में ये अपने एक हवाएं मुड़ गई किधर, नॉर्थ की तरफ, एक मुड़ गई साउथ की तरफ, तो कहीं ना कहीं तो बैठेंगी, तो कहाँ बैठती हैं,
साउथ पे जाकर के बैठ जाती है। साउथ पे कहाँ पे बैठेंगी, 30-35 पे जाकर बैठेंगी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, 30-35 पे जब हवाएं बैठती हैं, तो 30-35 पे हवा पे बैठ गई, तो जहाँ पे हवा बैठेगी तो हाई प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा, तो वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर यहाँ पे हो गया है। ठीक है, यहाँ पर अब हवा यहाँ पे 30-35 पे आके बैठ गई है, तो 30-35 वाला जो क्षेत्र है वो क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। इसको क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रेशर बेल्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो सब यहाँ पे जब हवा बैठ गई है, तो हवा बैठने के क्रम में क्या होगा, तो यहाँ पे हमेशा क्या बैठे रहेगी, नहीं, हवा कैसे चलेगी, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो इसको कहाँ जाना है, इसको लो प्रेशर की तरफ जाना है। तो लो प्रेशर कहाँ बना हुआ है, तो सूर्य कहाँ पर है, सूर्य इक्वेटर के पास है, तो इक्वेटर पे हाई हाई टेम्परेचर है, तो हवा क्या चलेगी, इस 30-35 वाले रीजन से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलना शुरू करेगी। तो जब हवाएं चलेंगी, अब भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत की स्थिति है यहाँ पर। ठीक है, ये अभी थोड़ा साइड में बन गया है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, कर्क रेखा के बीचों बीच, भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, तो कर्क रेखा में है। तो अब देखो, हवा तो आ रही है ना स्थल से, समुद्र की तरफ आ रही है, तो स्थल से आने वाली जो हवाएं हैं, क्या उनमें नमी होगी, तो स्थल से, धरती से कहाँ से वो नमी लेके आएंगी, नमी कहाँ से लेंगी भाई, पानी वाले क्षेत्र से तो नमी लेके आएंगी। तो अभी तो स्थल भाग से आ रही, तो क्या बारिश कराएंगी, तो नहीं, ये लौटता हुआ मानसून है। ठीक है, अभी लौट लौट रहा है धीरे धीरे, पूरी तरीके से नहीं लौटा है। अभी देखो, एक स्थिति आपको समझ में आ गई कि ये तो हो गई एक स्थिति। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या होगी, बाकी की जो प्रेशर बेल्ट है उनको प्रेशर बेल्ट वाले उसमें आप समझेंगे। ठीक है, तो देखो 30-35 पे हवा बैठेगी, 60-65 से भी हवा उठती है, 30-35 पे बैठती है, एक तरफ से तो इसे बिठाया, दूसरी तरफ से भी बिठा दिया 60-65 से, तो प्रेशर कैसा हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया, सब यहाँ पे 60-65 के पास जो हवाएं हैं, वो भी कैसी हो गई, वो लो है, वहां पे टेम्परेचर लो नहीं है, वहां पे डायनामिक फैक्टर काम करता है। ठीक है, वहां पे डायनामिक फैक्टर काम करता है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे 30-35 से हवाएं 60-65 की तरफ और इक्वेटर की तरफ जाना शुरू कर देती हैं, वही स्थिति यहाँ पे होगी। ठीक है, 30-35 से हवाएं दोनों तरफ से ही, 30-35 से हवाएं 60-65 की तरफ आना शुरू कर देती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पे हवा जब आएगी, तो उसके क्रम में क्या होगा, उसी क्रम में दोनों ही हवाएं भूमध्य रेखा पे आकर के मिल जाएंगी। ठीक है, भूमध्य रेखा पे आगे मिल जाएंगी, यहाँ से हवा फिर उठेगी, फिर सब 30-35 पे आगे बैठेगी, और फिर ये साइकिल चलता रहेगा। ये ट्रेड विंड है, जो 30-35 से हवा और भूमध्य रेखा की तरफ चलती है, ट्रेड विंड है, यानी व्यापारिक पवन है। और व्यापारिक, और 30-35 से जो हवाएं 60-65 की तरफ चलती हैं, उन्हें वेस्टर्लीज कहा जाता है, पछुआ पवने। और वो जो ध्रुव है, ध्रुवों से, पोल से जो हवाएं 60-65 की तरफ चलती हैं, उन्हें पोलर विंड कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे मानसून के जो काम है, मानसून में आपको विंड पैटर्न में ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इतना पता लग गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अभी मैंने कौन सी कंडीशन बताई थी, अभी मैंने कंडीशन बताई थी 21 मार्च और 23 सितंबर को, भूमध्य रेखा पे आदर्श कंडीशन है, भूमध्य रेखा पे सूर्य लंबा होता है। अब मान लो कि जो सूर्य है वो चले गया कहाँ पर, वो कहाँ जाएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, साउथ में गया, साउथ में फिर आएगा मार्च, मार्च में कहाँ पर होगा, सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, मई, जून, जून में क्या आ गया, 21 जून, जून में क्या आ गया, 21 जून, 21 जून को कहां पर होगा सूर्य, भूमध्य रेखा पे लंबवत होगा, इस तरीके से 23.5 डिग्री पे भूमध्य रेखा पे लंबवत होगा। अब भारत भी कहाँ है, भारत भी यहीं पर है। ठीक है, भारत भी यहीं पर है, कर्क रेखा पर। ठीक है, इस तरीके से भारत के बीचों बीच से लाइन कर्क रेखा की होकर गुजर रही है। तो क्या होगा, अब जो हाई टेम्परेचर है वो कहां पर होगा, भारत के राजस्थान क्षेत्र में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा। जो थार है ना, रेतीला जो क्षेत्र है, रेतीले क्षेत्र का अल्बेडो आप देखेंगे अगर, तो ये जो इंसोलेशन है, बहुत ज्यादा इंसोलेशन को गर्मियों में क्या है, होल्ड करके रख लेता है, लेकिन जब इंसोलेशन वापस जाता है तो इंसोलेशन को ये होल्ड करके रख नहीं पाता है। यानी कि टेम्परेचर, ये दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, लेकिन वही टेम्परेचर रात में क्या है, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। इसका मतलब है कि जो रेत है, रेत वो जो एनर्जी है, एनर्जी को होल्ड करके नहीं रख सकती। ठीक है, गर्मियों में गर्म हो जाएगी, ठंडियों में ठंडी हो जाएगी। तो इसका मतलब है 21 जून को जब सूर्य भूमध्य कर्क रेखा पे लंबवत होगा, तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई, और हाई नहीं, हाईएस्ट हो जाएगा। जो पूरी बेल्ट है, पूरी बेल्ट है 23 डिग्री की, 30-35 वाली बेल्ट, वो कैसे हो जाएगी, हाईएस्ट टेम्परेचर इस वाली बेल्ट में हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर हुआ तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। हवाएं अब यहाँ से ऊपर उठ रही हैं, अब हवाएं क्या हो रही हैं, इस वाले क्षेत्र से हवाएं ऊपर उठ रही हैं। और ये जो हवाएं हैं 30-35, अब प्रेशर बेल्ट क्योंकि ऊपर खिसक गई हैं, ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट थी, ये कहाँ चली गई है, ये चली गई है इस 30-35 वाले क्षेत्र में,
इक्वेटर के पास ये यहाँ पर चली गई हैं। अब जब ये 30-35 वाली हवा यहाँ पे खिसक गई है, जिसके कारण क्या होगा कि जो ट्रेड विंड थी, जो अभी तक 30-35 से इक्वेटर की तरफ चल रही थी, अब क्या होंगी, ये ट्रेड विंड नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर गई। ये ट्रेड विंड कहाँ शिफ्ट कर गई, इस तरीके से शिफ्ट कर गई। और जो साउथ की ट्रेड विंड थी, साउथ की ट्रेड विंड जो 30-35 साउथ से इक्वेटर की तरफ यहाँ पे इस तरीके से चल रही थी, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, ठीक है। जो 30-35 से हवाएं 60-65 की तरफ चल रही थी यहाँ पे इस तरीके से, अब उन हवाओं को कर्क रेखा तक अपना रास्ता तय करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हवाओं का काम है हमेशा लो प्रेशर वाले एरिया को फिल करना, क्योंकि यहाँ पे तो हाई प्रेशर है अभी। अब प्रेशर जहाँ पे लो होगा, जहाँ पे हवाएं ऊपर उठ गई होंगी, वहां पे हवाओं को जाना है। हवाएं अब कहाँ पे ऊपर उठ गई हैं, जो 23.5 डिग्री के पास, 23.5 डिग्री के पास, यानी कि जो थार्ग वाला रेगिस्तान है, क्योंकि हम तो इंडियन मानसून समझ रहे हैं ना, कि थार्ग में हमेशा क्या बना हुआ है वहां पर, इक्वेटर जब जून का महीना है तो वहां पे क्या बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो इसलिए हवाएं वहां पे जाएंगी। जाने के क्रम में क्या होगा, क्योंकि देखो हवाओं का आपको पता है, फेरल का नियम आपको पता है, फेरल का नियम क्या कहता है कि साउथ में हवाएं अपने लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएंगी। देखो लेफ्ट हैंड साइड मुड़ रही है, लेकिन हवाएं तो अब और जा रही है ना आगे, यही ट्रेड विंड आगे कहाँ जा रही है, ये नॉर्थ में जा रही है। अब जैसे ही ये नॉर्थ को पार करेंगी, तो नॉर्थ को पार करने के क्रम में क्या होगा, हवाएं अपने राइट हैंड साइड मुड़ जाएंगी। देखो मुड़ गई हवाएं अपने राइट हैंड साइड। साउथ को पार करा, इक्वेटर को जैसे ही पार करा, तो कैसे मुड़ गई हवाएं, अपने नॉर्थ की तरफ मुड़ गई। और यही हवाएं तो क्या है, यही हवाएं तो ग्रीष्मकालीन पवने हैं। यही हवाएं क्या है, ग्रीष्मकालीन पवने हैं। इनकी दिशा इस प्रकार से यही तो होती है। तो यही क्या हो गई, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ इनकी हवा हो गई, यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है हमारी ग्रीष्मकालीन पवने। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरी कंडीशन ये हो गई, अभी इसको अच्छे से समझेंगे और आगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना कि ये जो व्यापारिक पवने हैं, यही व्यापारिक पवने क्या है हमारे लिए, फिर नमी लेके आती है इंडियन ओशन से। फिर नमी जब लेके आती है अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, दोनों शाखाओं का भी समझाऊंगा। तो फिर वो क्या करती हैं, बारिश कराती हैं। एक कंडीशन ये हो गई। कंडीशन क्या थी, कंडीशन नंबर 2, कि जब सूर्य कर्क रेखा पे लंबा होता है, ठीक है। अब समझना है, कर्क जब वापस जाएगा कहाँ पे, अब कर्क हमेशा कर्क रेखा पे थोड़ा रहेगा हमेशा सूर्य। अब सूर्य कहाँ चले गए, अब साउथ पे चले गया। अब अगर साउथ पे गया तो डेट क्या है, डेट है 22 दिसंबर। डेट क्या है, 22 दिसंबर। ठीक है, डेट यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आपको डेट भी आपको रिवाइज होते जा रही है। अब 22 दिसंबर को है, तो 22 दिसंबर को यानी कि सूर्य कहाँ पर लंबावत होगा, मकर रेखा पर। अब सूर्य मकर रेखा पर लंबावत होगा, तो फिर से हवाएं मकर रेखा पर गर्म होंगी। हवाएं मकर रेखा पर गर्म होंगी, तो हवाएं यहाँ से उठेंगी। अब जो प्रेशर बेल्ट थी वो साउथवर्ड शिफ्ट कर गई है, यानी कि जो इक्वेटोरियल बेल्ट है, वो लो प्रेशर बेल्ट, वो अभी यहाँ पर थी, अब वो इस तरफ चली गई है, साउथ की तरफ चली गई है। तो इसी क्रम में क्या होगा, अब जो नॉर्थ की ट्रेड है, क्या वो शिफ्ट नहीं करेंगी, तो जाहिर सी बात है वो भी शिफ्ट करेंगी। अब वो साउथ की तरफ जाएंगी। जो अभी ट्रेड विंड, साउथ की ट्रेड विंड काम कर रही थी, मानसून को लेके आ रही थी, ग्रीष्मकालीन मानसून कहला रही थी, अब वो ट्रेड विंड क्या है, साउथ की तरफ शिफ्ट कर जाएंगी। अब ये काम कौन करेंगे, अब नॉर्थ की ट्रेड विंड काम करेंगी। जिसके क्रम में क्या होगा, 30% से हवाएं चलेंगी इक्वेटर के पास जाकर के, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है नहीं, उनको तो लो प्रेशर के पास जाना है, तो इनको और रास्ता तय करना पड़ेगा। अब ये जाएंगी कहाँ पर, ये जाएंगी साउथ की तरफ। तो ये जब जाएंगी, तो इस क्रम में ये क्या चली गई, अब ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी, ये कहलाएंगे नॉर्थ, जो नॉर्थ ईस्ट का जो मानसून है, लौटता हुआ मानसून, ये कहलाएंगे, यही है लौटता हुआ मानसून। अब इसको देखो, अब यहाँ पे अप्लाई करना, ठीक है। ये है इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर वाला क्षेत्र है। और ये है कर्क रेखा, ठीक है, ये कर्क रेखा है। और ये है भूमध्य रेखा। हमने क्या सीखा, अब हमने सीखा कि जब सूर्य, भारत में मानसून कब आता है, जब सूर्य यहाँ पर लंबवत होता है, ठीक है। जब सूर्य 21 जून होता है, 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत होता है, तो यहाँ से, ठीक है, इस हाई प्रेशर बेल्ट से, जो कि कौन सी हाई प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, साउथ की, साउथ से हवाएं इक्वेटर को आती हैं, इक्वेटर की तरफ अपने लेफ्ट हैंड साइड होती है, क्योंकि साउथ में, और जैसे ही इक्वेटर को पार करती हैं, अपने राइट हैंड साइड मुड़ जाती हैं, इस तरीके से देखो, मुड़ गई। और ये जब ये मुड़ जाती हैं इस तरीके से, तो यही क्या है, ट्रेड विंड, यही आता हुआ मानसून है। और जब ये आ रहा है मानसून, तो भारत की टोपोग्राफी देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, ये दो भागों में स्प्लिट हो जाती है। एक चली जाती है अरब सागर की शाखा, एक होती है बंगाल खाड़ी की शाखा, यही तो है। अब जब यही मानसून जब वापस से रिट्रीट करता है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जून के बाद क्या आएगा, जून के बाद आएगा जुलाई, जुलाई के बाद आएगा अगस्त, अगस्त के बाद आएगा सितंबर। और जब सितंबर आएगा, तो 23 सितंबर का महीना आएगा, ठीक है। 23 सितंबर को कहाँ पर होगा सूर्य, कर्क रेखा, सॉरी, भूमध्य रेखा पे लंबवत होगा। भूमध्य रेखा पे लंबवत होगा, तो हवाएं क्या है, वापस जाना शुरू होंगी। अभी आ रही थी, अब जाना शुरू होंगी।
जाएंगी तो भूमध्य रेखा के पास जाएंगी, लौटता हुआ मानसून की शुरुआत हो जाएगी। सितंबर के बाद क्या आएगा? अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद क्या आएगा? दिसंबर, दिसंबर में क्या आएगा? 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या होगा? सूर्य भूमध्य मकर रेखा पर लंबवत होगा। अब हवाएं पूरी तरीके से कहाँ चली गई हैं? साउथ की तरफ चली जाएंगी, भारत में पूरी तरीके से मानसून लौट जाएगा। ठीक है, ये होगा लौटता हुआ मानसून। इतनी बात समझ में आ गई, ये आपको पता होना चाहिए, ये समझ में आ गया। ठीक है, तब आगे बढ़ो। अब देखो, मानसून को समझने के लिए आपको इस फिजियोग्राफी का पता होना चाहिए, फिजियोग्राफी डिवीजन का। क्यों? देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। कौन से पर्वत है? यहाँ पे हिमालय है। कौन से पर्वत है यहाँ पर? हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत का क्या काम है? हिमालय पर्वत काफी ऊंचा है। इसकी ऊंचाई मिनिमम जो है, एवरेज जो है, एवरेज कितनी ऊंचाई है? 5,000 से 5,500 मीटर इसकी ऊंचाई है। इतने ऊंचे पर्वत हैं, तो इतने ऊंचे पर्वत है जब, तो ये हवाओं को क्या करते हैं? एक बैरियर का काम करते हैं। इस तरीके से हवाएं आती हैं, इस तरफ से आती हैं हवाएं। अभी आपने देखा हवा किस तरफ से आ रही है? इस तरफ से। और ये हवाएं कौन सी है? ये साउथ की ट्रेड विंड है, जो इक्वेटर को पार करके अपने राइट हैंड साइड मुड़ गई हैं, और क्या है? भारत में मानसून लेकर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर अब क्या है? देखो, अरेबियन सी है, यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल है। यहाँ से आर्द्रता लेंगी, आर्द्रता लेने के क्रम में वर्षा कराएंगी। तो यहाँ पर जब ये आगे बढ़ती हैं, अगर यहाँ पे हिमालय नहीं होता, ये पार करके वापस चली जाती कहाँ? साइबेरिया की तरफ। भारत में बारिश नहीं होती। तो ये लेकिन बैरियर का काम करता है। कौन? हिमालय। तो इसलिए हिमालय इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम क्लाइमेटिक हिसाब से भी अगर देखें तो। ठीक है, यहाँ पे हिमालय है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे जो है मरुस्थल नहीं होता, तो क्या यहाँ पे इतना ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर होता? क्या यहाँ पे इतना ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर होता? कब? जून में। तो नहीं होता। तो यहाँ पे हवाएं नहीं आती इतनी स्पीड से, और ना ही भारत में इतनी स्पीड से मानसून आता। ठीक है। तीसरी चीज आपको क्या है पता होनी चाहिए? यहाँ पर देखो, ये क्या है? पठार क्षेत्र है। ये क्या है? बीच का जो ब्राउन वाला कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पठार। और पठार क्या होता है? पठार जो होता है वो किससे, यहाँ पर अगर आप देखो, पठार जो होता है ये है पर्वत। पर्वत से नीचा इस तरीके से फ्लैट उसका सरफेस होता है, और ये मैदान से ऊंचा वाला जो स्थलाकृति होती है उसे पठार बोलते हैं। ये जो बीच का क्षेत्र है ये हाईलैंड है। यहाँ पर आपको छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, और कई सारे आपको पठार देखने को मिलेंगे, हजारीबाग का पठार, ठीक है, दंडकारण्य का पठार, ठीक है, ये सारे पठार आपको देखने को मिलेंगे। काफी ऊंचा क्षेत्र है, 20 से 2,000 से 2,500 मीटर इसकी एवरेज हाइट है, ये पठार है। लेकिन ये जो कोस्टल क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो किनारे वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोस्टल, ये प्लेन है। तो क्या होगा? यहाँ से जब हवा टकराएगी, तो क्या प्लेन से ऊपर चढ़ के पठारों की तरफ चली जाएगी? नहीं, हवा वहां पर नहीं जा पाएगी। तो क्या होगा? यही कारण है कि जो किनारे वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश मिलते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश क्या होते हैं? यहाँ पर देखो, हवा जब चढ़ती है इस तरीके से, हवा जब एक तरफ से हवा चढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर किनारे, इस वाले चीज को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, हवा यहाँ से चढ़ती है इस तरीके से। थोड़ा सा क्लियर करके बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, आप ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक। तो क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र को यहाँ पर आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये प्लेन है, प्लेन के बाद इस तरीके से ये पठार आ रहा है, ठीक है, और फिर इधर से फिर ये ईस्ट वाला साइड है, ईस्ट वाला साइड है। हवाएं यहाँ से आती हैं, ठीक है, हवाई ये वाली हवाएं हैं, ये इस तरीके से जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाली हवाएं हैं। हवाएं यहाँ पर आती हैं, और ऊपर ना चढ़ने के क्रम में क्या करती हैं? वो केवल इसी साइड वर्षा करा देती हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं? बादल बनते हैं, और बादल बनते हैं तो केवल इसके ईस्ट साइड में वर्षा हो जाती है। और अगर यहाँ पे हवाएं आकर के चढ़ेंगी, फिर ऊपर नीचे नीचे जब उतरेंगी, तो नीचे उतरती हुई हवा कभी भी बारिश नहीं कराएगी। नीचे उतरती हुई हवा जो है हमेशा क्या कराएगी? वो ड्रॉट बनाएगी, यानी कि वो सूखा क्षेत्र बनाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, कुछ आपको जो वृष्टि छाया प्रदेश जो है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर हवा नीचे उतरेगी, किसी पर्वत के, किसी पठार के दूसरे क्षेत्र में जब उतरेगी हवा, तो वो क्या बनाएगी? वृष्टि छाया प्रदेश यहाँ पे बनाएगी। ठीक है। अब इतनी चीज आपको पता लगी। अब ऐसी ही जब ये यहाँ पर हवा क्या है, यहाँ पे लो टेम्परेचर, लो प्रेशर बना हुआ है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो हवा फिजियोग्राफी के कारण यहाँ पे दो भागों में स्प्लिट हो जाती है। एक भाग चला जाएगा अरब सागर की शाखा के नाम पे, और एक भाग चले जाएगा बे ऑफ बंगाल की शाखा के नाम पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो फिजियोग्राफी आपको पता चल गई। फिजियोग्राफी में आपको पठार का आपको पता है, आपको यहाँ पे मैदान है, आपको इतना पता है। ठीक है, आपको यहाँ पे पता है कि आपको यहाँ पे गुजरात है, गुजरात में भी थोड़ा सा जो है मरुस्थल का इलाका है, और यहाँ पे राजस्थान में तो पूरा ही मरुस्थल है, हरियाणा का थोड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, पता लग गया। ये पूरा आपको क्या है? हिमालय का क्षेत्र है। इतनी बात आपको पता लग गई। फिर नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए? आपको फिर नेक्स्ट पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर कौन सा पठार है, कहाँ पे कौन सा जो माउंटेन रेंज है। तो यहाँ पे देखो, एक है अरावली, ये अरावली आपको दिखाई दे रहा है,
अरावली की दिशा कैसी दिखाई दे रही है आपको? अरावली की दिशा बिल्कुल सेम ऐसी है जैसे हवाएं आती हैं। तो क्या ये हवाओं के लिए बैरियर का काम कर रहा है? तो आपका जवाब आएगा नहीं। हवाओं के लिए बैरियर का काम कौन कर रहा है? इस तरीके से जो हिमालय पर्वत है हवाओं के लिए बिल्कुल बैरियर का काम कर रहा है। ना केवल बैरियर का काम कर रहा है बल्कि इतना ऊंचा है कि किसी भी हवा को वापस इसके पार जाने नहीं देता है। पार अगर नहीं जाने देगा तो क्या होगा? हवाएं सारी यही घूमते रह जाएंगी और हवा यहाँ पे क्या कराएंगी? बारिश कराएंगी। ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने एक पर्वतमाला का नाम बताया, कौन सी? अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तो कौन सी? गुरु शिखर। 1700 1722 मीटर, 1722 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है? अनाईमुड़ी। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, नोटिस करो, ये क्या है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, 2695 मीटर इसकी हाइट है। नोट कर लो, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे वेस्टर्न घाट है। ये क्या है? वेस्टर्न घाट, जो केरल से महाराष्ट्र तक यहाँ पर फैले हुए हैं। वेस्टर्न घाट क्या है? तो यही चीज जो मैंने अभी इस तरीके से बताई, ये घाट, ये वाला क्षेत्र कहलाएगा। गोवा में तटीय मैदान है, गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में ये तटीय मैदान है। मैदान में तो बारिश हो जाएगी लेकिन जो पठार है उससे चढ़ के दूसरी तरफ बारिश नहीं हो पाएगी। ठीक है। और वही चीज क्या है? वो वही चीज इस तरफ होगी। यहाँ पे ईस्टर्न घाट आपको दिखाई दे रहा है। ईस्टर्न घाट के जो ईस्ट वाला साइड है वहां पे बारिश हो जाएगी और वेस्ट वाला जो साइड है वहां पे वृष्टिछाया प्रदेश हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। दूसरा, यहाँ पर जो क्षेत्र है आपको मेघालय का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया नागा पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं। तो नागा पहाड़ी, जो पूरी पहाड़ियां आपको कैसी दिखाई दे रही है? एक फन के आकार की, इस तरीके से हवाएं जब आती हैं तो यहीं पर घूमते हुए रह जाती हैं, जिसके कारण सारी जो वर्षा है, बे ऑफ बंगाल से जितनी बारिश गई है वो पूरी बारिश यहीं पे हो जाती है। समझ में आ रहा है कि क्यों सबसे ज्यादा मौसम राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? समझ में आई बात? ठीक है। अब एक एक करके देखो, इतने आपको फिजियोग्राफी का अगर पता चल गया तो एक एक करके देखो, आप समझना। ठीक है। मैं कुछ चीजें यहाँ पे से मिटाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये कुछ चीजें हैं जिनको हम इरेज करते हैं यहाँ पे। अब एक एक करके क्या है, मानसून का जो दोनों शाखा है उनको बिल्कुल अच्छे से समझ जाएगा आप। ठीक है। आपको आंकड़े याद करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर इतनी चीजें अगर आपको पता लगी। अब देखो, मानसून जब यहाँ से आ गया, ट्रेड विंड हमने देखी, साउथ की ट्रेड विंड आई, नॉर्थ में आकर के अपने राइट हैंड साइड मुड़ गई। जब आई तो इस क्रम में क्या है, यहाँ पर इंडियन ओशन से वो क्या, इंडियन ओशन में अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से क्या ले जाएंगे? वो आर्द्रता ले जाएंगे, यानी कि नमी ले जाएंगी। अब क्योंकि भारत की फिजियोग्राफी ऐसी है, अनाईमुड़ी यहाँ पे पर्वत है। अनाईमुड़ी पर्वत केरल और तमिलनाडु के बीचों बीच में है, लेकिन केरल में उसे काउंट करते हैं, दोनों की सीमा पर है, केरल में उसे काउंट किया जाता है। क्या होगा कि दोनों ही वो भारत की जो मानसून की शाखा है, इस हवाओं को दो भागों में बांट देगी इस तरफ से, क्योंकि हवा उसके ऊपर चढ़ के आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि आगे भी क्या है? पठार है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, इसके आगे नहीं जा पाएंगी। तो क्या होगा? हवाएं दो भागों में इस तरीके से बढ़ जाएंगी। एक चली जाएगी बंगाल की तरफ, बंगाल की खाड़ी की शाखा की तरफ, और एक चले जाएगी इधर अरब सागर की तरफ। क्योंकि इस तरफ ही क्यों जा रही है? क्योंकि देखो पूरी यहाँ पर रेंज ऐसी है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है? तटीय मैदान है और फिर क्या, पठार की रेंज आ जा रही है, पठार। तो हवाएं वापस चढ़ के वापस नहीं जा पा रही हैं, तो इसीलिए हवा क्या है, इस तरीके से किनारे रगड़ खाते हुए चल रही है। हवाओं को क्यों आगे की तरफ जा रही है? क्योंकि हवाओं को कहाँ जाना है? यहाँ पे थार के मरुस्थल में, थार डेजर्ट में जाना है। वहां पे लोएस्ट टेम्परेचर बना हुआ है। लोएस्ट टेम्परेचर नहीं, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर वहां पे बना हुआ है, लोएस्ट प्रेशर। हवाओं को तो हमेशा लो प्रेशर की तरफ बढ़ना है, मूव। तो हवा जब आगे बढ़ रही है तो आगे बढ़ने के क्रम में देखो एक चीज और होगी, जहां पर आर्द्रता, आप देखो लक्ष्य यहाँ पर केरल के पास नोटिस करना, केरल के पास क्या हो रहा है? केरल के पास आर्द्रता इनके पास सबसे ज्यादा है। जब आप शुरुआत में रोटी खाना शुरू करते हो, बहुत ज्यादा भूख लगती है तो स्पीड में खाते हो। जैसे जैसे एक रोटी खाई तो स्पीड थोड़ा सा कम हुई, दूसरी खाई तो भूख थोड़ा सा मिटी, स्पीड और कम हुई। लेकिन लास्ट तक रोटी जैसे आप पहुंचते हो, एक रोटी की जब आपको भूख रहती है फिर आप आराम से खाते हो इजी तरीके से। क्यों? क्योंकि आपकी जो नमी है, आपकी जो भूख है अंदर, वो सेचुरेशन है आपकी, वो धीरे धीरे कम होते जा रही है, सेचुरेशन पूरी होते जा रही है, भूख खत्म होते जा रही है। तो वैसे ही क्या होगा, केरल के पास हवाओं में बहुत ज्यादा नमी होगी। हवा में अगर बहुत ज्यादा नमी होगी तो हवाएं बहुत ज्यादा बारिश कराएंगी। बहुत ज्यादा अगर बारिश कराएंगी तो कहाँ बारिश कराएंगी? तो क्या होगा, यही क्षेत्र क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होने के क्रम में यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होगी। तो ये वाला क्षेत्र कैसा है? ज्यादा रेनफॉल अगर प्राप्त करेगा, तो आपको यहाँ पे अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? देखो केरल है, केरल, केरल पहले पड़ रहा है, हवा इधर से आ रही है ना, कोई उधर से थोड़ी आ रही है। अब केरल पहले है तो पहले अगर केरल पड़ेगा तो नमी यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी है, तो नमी यहाँ पे ज्यादा है, तो नमी केरल में क्या है? पूर्वी क्षेत्र में, सॉरी पश्चिमी क्षेत्र में क्या है? बारिश करा देगी। पूर्वी क्षेत्र तो वृष्टि छाया प्रदेश होगा। ये आपको नोटिस करना है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं। ठीक है।
केरल में ज्यादा वर्षा होगी 350 सेंटीमीटर के लगभग। केरल के जब ऊपर बढ़ेगा कर्नाटक, तो कर्नाटक में थोड़ी सी बारिश कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नमी थोड़ी सी वो पहले बरसा के आ गया। कहाँ पर? केरल में। ये तो केरल में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो केरल कर्नाटक में थोड़ी कम बारिश होगी, कितनी? 200 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर, ठीक है, 300 सेंटीमीटर के लगभग, क्योंकि 350 सेंटीमीटर केरल में हो गई है। अब इसके बाद आगे बढ़ेगी और महाराष्ट्र की तरफ जाएगी। तो दो में पहले ही बारिश करा दी है, तो नमी की मात्रा कम हो गई है, इसलिए महाराष्ट्र में 200 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर के करीब बारिश होगी, ठीक है। अब जो बची खुची नमी है, बची खुची जो आर्द्रता है, वो गुजरात में खत्म हो जाएगी। गुजरात में गिरनार की पहाड़ियां है ना, ठीक है, गिरनार की पहाड़ियां। तो यहाँ पे जितनी आर्द्रता थी 150 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के लगभग बारिश यहीं पे हो जाएगी। अब जितनी नमी थी अरेबियन सागर से उठाएगी, समुद्री भाग से नमी उठाएगी, स्थल भाग में अब जैसे पहुंच रही है यहाँ पे, स्थल भाग में अब जैसे पहुंचेगी राजस्थान में। एक तो राजस्थान डेजर्ट है, बहुत दूर है। यहाँ से अगर पास होता तो नमी होती, तो आर्द्रता हो जाती, बारिश हो जाती। एक तो डेजर्ट है, वहां पे पानी है नहीं, नमी कहाँ से लेगी ना हवाएं? अगर नमी नहीं लेंगी, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, अरावली जो है वो हवाओं के समानांतर है। इस तरीके से आप देख रहे हो, ये हिमालय की तरह बैरियर का काम नहीं कर रहा है। अगर बैरियर होता तो थोड़ी बहुत यहाँ पे बारिश हो जाती, लेकिन बारिश भी किधर होती? दक्षिण में होती, अरावली के पूर्व में नहीं होती, क्योंकि पूर्व क्या होता? वृष्टि छाया प्रदेश होता, इतना याद रखना। लेकिन अरावली कैसा है? अरावली पैरेलल है किनके? हवाओं के, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा इसका एक रीजन तो है हवाओं, अरावली जो है हवाओं के समानांतर है। दूसरा, अरावली जो राजस्थान है वो कैसा? काफी दूर है, जहां पर जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा पहुंचते पहुंचते अपनी नमी को खो देती है, पूरी बारिश करा दे चुकी होती है, यहाँ पे नमी नहीं पहुंच पाती है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शहर या स्टेट है जो बढ़ते हुए से घटते हुए के क्रम में रेनफॉल प्राप्त करेगा, तो अगर केरल का कोई शहर है या फिर केरल दिया है तो वो ज्यादा रेनफॉल प्राप्त करेगा। इस तरीके से अगर कर्नाटक का है तो कर्नाटक उससे कम, और फिर महाराष्ट्र उससे भी कम, गुजरात उससे भी कम, और जो थार का रेगिस्तान है यानी कि राजस्थान, हरियाणा, ये और भी कम रेनफॉल प्राप्त करेंगे। कोई शहर इनका दे दें, राज्यों का सीक्वेंस दे दें, तो आप इसको आप कर लेंगे हैंडल, है ना। अब इस क्रम में अब क्या होगा? अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, अनाईमुड़ी पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पर? अनाईमुड़ी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? केरल में है। अनाईमुड़ी पर्वत श्रृंखला केरल और तमिलनाडु के बीच में है। तो क्या अनाईमुड़ी के दक्षिण में बारिश होगी? इतना मुझे बताओ। सॉरी, पश्चिम में इधर की तरफ बारिश होगी, केरल में इधर तो बारिश हो रही है, ठीक है। तो क्या इसके पूरब में उतर के हवाएं बारिश करेंगी? तो मैंने क्या बताया था, बारिश इधर को नहीं करेंगी, इधर क्या होगा? वृष्टि छाया प्रदेश होगा। तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो है, ग्रीष्मकालीन मानसून वो बारिश नहीं कराएगा। कहां पर? कि तमिलनाडु में। समझ में आ गई बात? तमिलनाडु में ग्रीष्मकालीन वर्षा से बारिश नहीं होगी। एक शाखा हमने सीख ली, और कहां पर बारिश होगी, कहां पर नहीं होगी, कहां पर क्रम से कैसे वर्षा होगी, वो चीज सीख ली, ठीक है। अब जब वर्षा, अब हम बे ऑफ बंगाल की शाखा को देखते हैं। बे ऑफ बंगाल की, जब बे ऑफ बंगाल की शाखाएं आगे बढ़ती हैं, तो यहाँ पर मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, ये इसको इतने अच्छे तरीके से रोक लेती हैं कि जितनी नमी ये बे ऑफ बंगाल से लेकर आई है, ठीक है, जितनी नमी ये बे ऑफ बंगाल से लेकर आई है, ये उस सभी नमी को यहाँ पर ही वर्षा कराने के लिए मजबूर कर देती हैं। अब जब यहाँ पे सारी वर्षा हो जाती है, पूरी वर्षा हो जाती है, तो यहाँ पे कौन सा एक क्षेत्र बनता है मेघालय में? महासिमराम। भारत का ही नहीं, सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र ये बन गया है। इसका कारण आपको अब समझ में आ गया होगा। अब जो थोड़ी बहुत यहाँ पे नमी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की यहाँ पे घाटी है, ब्रह्मपुत्र से नमी लेकर के आगे जब हवाएं बढ़ती हैं, अब हवाएं, अब देखो फेरल के नियम का उल्लंघन कर रही है यहाँ पर। हवा अपने दाहिने न मुड़ करके अपने इधर बाहिने की ओर मुड़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो फिजियोग्राफी कंट्रोल कर रही है, नंबर एक फिजियोग्राफी का कंट्रोल है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर लो प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है, लो प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। दो चीजें हैं जो मजबूर कर रही है फेडरल के नियम का उल्लंघन करने के लिए। अगर रीजन का, असर्शन का क्वेश्चन आ गया तो आप इसको भी कर लोगे, ठीक है। अब हवा जब इधर की तरफ बढ़ेगी, तो यहाँ पे जितनी भी नमी ली थी ब्रह्मपुत्र की घाटी से, तो पहले क्या पड़ेगा? बिहार, फिर उसके बाद क्या पड़ेगा? उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या पड़ेगा? उत्तराखंड, उत्तर के बाद हिमाचल प्रदेश, फिर इधर पड़ेगा पंजाब और हरियाणा और राजस्थान। तो आप मुझे एक बात बताओ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन सभी स्टेट में से सब ज्यादा वर्षा कौन प्राप्त करेगा, उसके बाद कौन प्राप्त करेगा, उसके बाद कौन प्राप्त करेगा, उसके बाद कौन, और सबसे कम कौन? तो सबसे ज्यादा वर्षा इनमें से बिहार को मिलेगी, उससे कम उत्तर प्रदेश को, उससे कम उत्तराखंड को, उससे कम हिमाचल को। उत्तराखंड और हिमाचल तो जो है पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर जो साइक्लोन, जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है वो भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो ये हरियाणा और राजस्थान है, ये बिल्कुल भी नमी यहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि
फिर से क्या है, काफी लंबा रास्ता तय करते करते जो बारिश आई है, सारी आर्द्रता वो वहीं पर खत्म हो चुकी है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर बिहार को कोई शहर दे दे और उत्तर प्रदेश का कोई शहर, तो आप अरेंज कर दोगे कि बढ़ते हुए क्रम में कौन रेनफॉल प्राप्त करेगा और घटते हुए क्रम में कौन रेनफॉल प्राप्त करेगा। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। अब ये कंडीशन कौन सी थी, ये कंडीशन थी कि जब सूर्य यहाँ पर लंबवत है कर्क रेखा पे, 21 जून की कंडीशन है। अब जब मानसून लौटेगा, मानसून जब लौटेगा तो क्या होगा, एक चीज और समझना है इसमें। अब जब हवाएं आगे बढ़ेंगी, ठीक है, हवा जब किसका उल्लंघन कर रही है, फेरल के नियम का जब उल्लंघन कर रही है, तो हवाओं की जो दिशा होगी वो इस तरफ जब बढ़ रही है, तो हवाएं किस तरफ ज्यादा वर्षा कराएंगी, अपने साउथ की तरफ, इस तरफ ज्यादा वर्षा कराएंगी गंगा के मैदान में, या फिर इस तरफ जो क्षेत्र है, जो उत्तराखंड का दक्षिणी क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश का जो नॉर्थ वाला क्षेत्र है, यानी कि हिमालय वाले क्षेत्र में वर्षा ज्यादा कराएंगी, या फिर इस साउथ वाले क्षेत्र में ज्यादा वर्षा कराएंगी। तो इसका आंसर होगा हिमालय के, जो हिमालय का दक्षिणी जो फुट हिल वाला क्षेत्र है उसमें ज्यादा वर्षा कराएंगे। क्यों, क्योंकि ये जा रही है मजबूरी में, लेकिन इनकी अभी भी इच्छा क्या है, उस तरफ मुड़ने की, नॉर्थ की तरफ, और अपने वापस से अपना राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ जाने की, लेकिन मजबूरी में आगे जा रही है। इसलिए इनकी जो जो ज्यादा वर्षा होगी वो क्या होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब हम सूर्य को ले चलते हैं किधर, अब साउथ की तरफ। अब जब सूर्य चले जाएगा, सूर्य काफी नीचे जगह नहीं है, सूर्य जब इधर चले जाएगा मकर रेखा पर, तो हवाएं अब कहाँ जाएंगी, हवाएं अब इस राजस्थान वाले क्षेत्र में हाई प्रेशर बन जाएगा, हाई प्रेशर, और लो प्रेशर मकर रेखा में बन जाएगा। हवाएं फिर वापस से ऐसे ही गुजरेंगी वापस। क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में पठार है, ये इनको डायरेक्ट ऐसे आने नहीं देगा। ठीक है, एक शाखा जाएगी फिर से इस प्रकार से, एक शाखा जाएगी फिर से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। यही क्या है, शीतकालीन मानसून, यही क्या है, रिट्रेटिंग ऑफ मानसून, यही क्या है, नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून जब आएगा तो क्या ये स्थल भाग से नमी ले पाएगा, स्थल भाग में नमी कहाँ से मिलेगी, जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा, तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर के इस महेंद्रगिरी वाले क्षेत्र में, ठीक है, जो उड़ीसा का जो क्षेत्र है, पुदुचेरी का जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु का स्पेशली, तमिलनाडु में शीतकालीन मानसून से वर्षा होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि किस क्षेत्र में शीतकालीन मानसून से वर्षा होगी और किस क्षेत्र में शीतकालीन मानसून से वर्षा नहीं होगी। केरल में नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बीच में अनाईमुड़ी पर्वत है, और ऐसे ही जो ये अरब सागर वाली शाखा है, इससे बारिश नहीं होगी। समझ में आ गया होगा आपको क्यों नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीजें और जो समझना, एक चीज तो मैंने आपको समझा दी कि भारत की जो दोनों शाखाओं की जो किस तरीके से बारिश कराएंगी। अब एक कंडीशन यहाँ पर आती है, कौन सी कंडीशन, आपने इंसो, एल नीनो, लानीना का आपने नाम सुना होगा। देखो एल नीनो क्या है, जो पेड ग्रुप वाले हैं, मैंने सुबह ही ये चीज बताई है, एल नीनो और लानीना। एल नीनो क्या है, एल नीनो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है। देखो इक्वेटर ये है, इक्वेटर वाला रीजन, ठीक है, हम इक्वेटर बनाते हैं यहाँ पे, ये है क्या, ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के पास करंट, जो सागरी तरंग की बात कर रहा हूँ मैं, समुद्री जो तरंगे चलती हैं, समुद्री तरंग कैसे चलती हैं, देखो क्योंकि ये क्या है, इस तरीके से हवाएं चलती आ रही हैं, नॉर्थ में अपने राइट हैंड साइड मुड़ गई, लेफ्ट और साउथ में अपने लेफ्ट हैंड साइड मुड़ गई, तो ये इस तरफ से ऐसे घूमती हैं हवाएं नॉर्थ में। तो इन्हीं हवाओं से टकरा करके, इनके फ्रिक्शन के कारण जो सागरी तरंगे हैं वो भी अपने ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू करती हैं। ये इक्वेटोरियल करंट है, इक्वेटर के पास चल रही है, और इक्वेटर के पास चलने वाली करंट कैसी होगी, गर्म होगी। तो जब गर्म हवाएं होती हैं, तो गर्म हवाएं किधर चलती हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में इस प्रकार से होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में इक्वेटोरियल जो करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इनमें। ठीक है, और ये जो ट्रेड विंड होती है, ट्रेड विंड में भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, और ट्रेड विंड कैसे सीधा कहाँ पर आती है, सीधा मानसून लेकर आती है भारत में। ठीक है, और इधर क्या कंडीशन है, पेरू के तट के पास, पेरू के तट के पास क्या कंडीशन है, यहाँ पर जो पेरू करंट है, यहाँ पे पेरू करंट है, इसके लिए आपको फिर करंट का पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था ओशनोग्राफी में आपको करंट, जो अपने महासागरीय धाराएं वो पड़ी भी होनी चाहिए। ठीक है, मैं फिर भी बताता हूँ आपको, देखो ध्यान से समझना कि यहाँ पर जो इक्वेटर, ये जो करंट है पेरू करंट, जो ठंडी करंट है, कैसी है, शीत करंट है, कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट यहाँ पे उस समय पे हावी होती है ग्रीष्म काल में। ठीक है, और ट्रेड विंड भी यहाँ पे हावी होती है। अब यहाँ पे कोल्ड करंट जब हावी होगी, कोल्ड करंट हावी होगी, तो प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। प्रेशर अगर हाई है तो क्या हवाएं ऊपर उठेंगी, नहीं। अगर हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी तो बारिश नहीं होगी। यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा तो बारिश नहीं होगी, और यहाँ पे सूखा पड़ेगा पेरू के तट के पास। और भारत में क्या होगा, भारत में मानसून आएगा और अच्छे से बारिश होगी।
लेकिन जब क्या होगा भारत में, जब अक्टूबर नवंबर के महीने में क्या होता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में जब ट्रेड विंड जो है, ट्रेड विंड भारत में, ट्रेड विंड और पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब ट्रेड विंड क्या वीक पड़ जाती है, ठीक है, जब वीक पड़ जाती है तो क्या होगा, तो वीक पड़ने के क्रम में ये जो अब क्योंकि इनकी जो अब दिशा है, क्योंकि ट्रेड विंड ही तो इन जो करंट है इसको किधर की तरफ लेके जा रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ लेके जा रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ लेके जा रही है। अब वही जब वीक पड़ गई तो फिर ये जो करंट है, अभी जो इक्वेटोरियल करंट है ना, इक्वेटोरियल करंट, एक इक्वेटोरियल करंट तो चलती है इधर की तरफ, और एक करंट होती है साउथ की तरफ, एक चलती है नॉर्थ की तरफ, और एक चलती है इनके विपरीत, जिसको बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। क्या बोलते हैं इसे? काउंटर इक्वेटोरियल करंट। और यही काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्या है? यही एलनीनो करंट है। ठीक है, क्योंकि अब जब अक्टूबर नवंबर में क्या हो चुका है, अक्टूबर नवंबर में जो ये करंट है, ठीक है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, वो स्ट्रेंथ हो जाएगी उनमें, ठीक है, स्ट्रेंथ हो जाएगी, और ट्रेड विंड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, जिसके कारण जो वार्म करंट है, क्योंकि इक्वेटर के पास चली ना, वार्म करंट है, तो वो पेरू तट के पास जाना शुरू हो जाएगी। पेरू तट के पास जैसे जैसे जाएगी, इस प्रकार से वो ऊपर यहाँ पेरू तट के पास जैसे जैसे जाएगी, तो जो नीचे की जो ठंडी करंट है, जैसे हम्बोल करंट और पेरू करंट बोलते हैं, वो कैसे हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी। और यहाँ पर कैसा है, अगर गर्म करंट जा रही है, जिसके कारण क्या होगा, हवाएं गर्म होंगी, हवाएं गर्म होंगी तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर लो होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी, बारिश कराएंगी, तो पेरू तट के पास क्या होगी, बारिश होगी, और इंडियन मानसून क्या होगा, वो वीक पड़ जाएगा। समझ में आगे बात? इंडियन मानसून के पास सूखा पड़ेगा उस साल। ठीक है, समझ में आगे बात? ये है क्या, एलनीनो ईयर। और एलनीनो का उल्टा क्या होगा, लानीना। जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, लानीना। और जब ये स्पेशल कंडीशन जब होती है एलनीनो ईयर, ये हर साल नहीं होता, 4-5 साल में एक बार होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एलनीनो ईयर। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब एल नीनो में और ला नीना में आपको फर्क पता चल गया। और एल नीनो ईयर जब होता है, ठीक है, एल नीनो जब ईयर जब होता है और ये पेरू तट को, पेरू की जो करंट है इसको साउथवर्ड शिफ्ट कर देता है, इसी को बोलते हैं इनसो। इसी को क्या बोलते हैं, इनसो, यानी कि एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन, यानी कि एल नीनो दक्षिणी दोलन, दक्षिण की तरफ इसका शिफ्ट कर जाना दक्षिणी दोलन कहलाता है। इतना समझ में आ गया। अब भारत की जो मानसून है, भारत के मानसून को हमने अभी देखा कि क्या क्या चीजें प्रभावित कर रही है। एलिनो प्रभावित करता है, फिजियोग्राफी प्रभावित करती है, और जो विंड पैटर्न है वो प्रभावित कर रहा है। ये सारी चीजें हैं जो एल नीनो भारत के मानसून को प्रभावित करती है। ठीक हो गया। अब इसमें एक और चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं। एक चीज है यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो साइक्लोन। साइक्लोन में भी ट्रॉपिकल साइक्लोन। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ध्यान से समझना, पूरा अच्छे से आपको समझ में आने वाला है चीजें। इसके बाद अब आपको दिक्कत नहीं होगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, दो प्रकार के साइक्लोन होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन कौन होते हैं? जो 60-65 के आसपास जिनका ओरिजिनेशन होता है, 60-65 के आसपास जो साइक्लोन आते हैं उन्हें टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं, क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंधी में आ रहे हैं। या इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं, 60-65 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनसे इंडियन मानसून प्रभावित नहीं होगा। इनमें क्या होगा, एक आती है यहाँ से कोल्ड फ्रंट, एक होती है वार्म फ्रंट। ये इनसे इनका ओरिजिनेशन होता है। अभी मैं इनको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, इंडियन मानसून है। अब यहाँ पे इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर से नॉर्थ में यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है, इक्वेटर, कर्क रेखा, और यह है भूमध्य रेखा। ये क्या है, कर्क और भूमध्य रेखा के बीच में जितने भी साइक्लोन आते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। इन्हीं ट्रॉपिकल साइक्लोन से भारतीय मानसून प्रभावित होता है, और भारत में एक साइड में वर्षा होती है, दूसरे साइड में कम वर्षा होती है। ऐसा क्यों? देखो क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि जब यहाँ पे सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत होगा, कर्क रेखा पे जब लंबवत होगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी की शाखा का, बंगाल की खाड़ी है, जो वहां पे पानी कैसा होगा, गर्म होगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, जून से नवंबर में ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो हमेशा, उनका ओरिजिनेशन कैसे होता है, उनका ओरिजिनेशन का जो फोर्स है वो क्या है, लेटेंट हीट है। जो समुद्र है उनकी लेटेंट हीट इनका ओरिजिनेशन का फोर्स है। तो गर्म होता है पानी। अभी आप कहोगे कि ये अरब सागर में क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अरब सागर काफी बड़ा है। ठीक है, अरब सागर क्या है, काफी बड़ा है, और बड़ा होने के क्रम में क्या है, वो चारों तरफ से काफी ज्यादा घिरा हुआ है, किनसे, स्थल भाग से। तो स्थल भाग के कारण, घिरे होने के कारण उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा लो हो जाता है कंपेरेटिवली, किसके, किसके कंपैरिजन में, बंगाल की खाड़ी की शाखा के। तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री और या फिर उसके आसपास रहता है, उसके ऊपर रहता है। 27 डिग्री के ऊपर जब रहेगा तभी साइक्लोन का ओरिजिनेशन होगा। तो जब इनका 27 डिग्री टेम्परेचर इनका हो जाता है सेल्सियस, तो हवाएं क्या होती हैं, गर्म होती हैं, गर्म होने के क्रम में ऊपर उठती हैं।
अब यहाँ पे ट्रेड विंड से ये प्रभावित हो रहे हैं। ट्रेड विंड की दिशा कैसी हो रही है? ट्रेड विंड की दिशा इस प्रकार से है, ट्रेड विंड की दिशा इस प्रकार से है। तो ट्रेड विंड के क्रम में ये क्या करेंगी, ट्रेड विंड के ही जैसे डायरेक्शन में ही ये क्या है, अपने एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देंगी, इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देंगी। और इनकी दिशा कैसी होगी, क्योंकि ट्रेड विंड इस प्रकार से जा रही थी, अपने नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जा रही थी, तो ये भी क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ इनकी दिशा हो जाती है। और जब ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगी, तो आप बताओ कि ईस्ट अगर ये वेस्ट की तरफ जा रही हैं, तो ये कौन से कोस्ट को भारत के प्रभावित करेंगी? तो आप मुझे बताओ, ये कौन से कोस्ट को भारत के प्रभावित करेंगी? तो जाहिर सी बात है, ये भारत के ईस्टर्न कोस्ट को प्रभावित करेंगी। भारत के कौन से कोस्ट को प्रभावित करेंगी? भारत के इस ईस्टर्न कोस्ट को प्रभावित करेंगे, जिसमें वेस्ट बंगाल, जिसमें उड़ीसा, जिसमें आंध्र प्रदेश, जिसमें तमिलनाडु। आपने बहुत कम सुना होगा कि गुजरात में चक्रवात आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। उसका कारण क्या है? वो स्पेशल कंडीशन है। नॉर्मल जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की दिशा होती है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती है। इसी कारण जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे साइक्लोन आते हैं, और वो इन्हीं कोस्ट वाले रीजन को हिट करते हैं और यहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल कराते हैं, क्योंकि वो साइक्लोन अपने साथ आर्द्रता लेके आए हैं और क्लाउड्स बने हैं उनमें, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और फिर ये कराते हैं, हिट करा के बारिश कराते हैं। समझ में आ गई बात? और जो गुजरात में आते हैं कुछ जो थोड़े बहुत साइक्लोन, उसका कारण ये है कि गुजरात में जो रीजनल इम्बैलेंस हो जाता है टेम्परेचर में, जिसके कारण यहाँ पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर हो जाता है। तो हवाओं जो और साइक्लोन है, साइक्लोन की दिशा इस प्रकार से वेस्ट से ईस्ट हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे साइक्लोन आ जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। और यहाँ पर क्या है, फिर बारिश हो जाती है। और एक कुछ आपने फैक्टर पढ़ा होगा कि भारत में, एक फैक्टर कौन सा भारत में आपने देखा होगा, सीखा होगा, जो मैंने पहले उसमें लिखा हुआ था, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या है? वेस्टर्न डिस्टरबेंस ये है, कुछ नहीं है और, यहाँ पर भूमध्य सागर से जो हवाएं उठती हैं, ठीक है, भूमध्य सागर से नवंबर दिसंबर में, जनवरी के महीने में हवाएं ऊपर उठती हैं और भारत की तरफ इस तरफ मूव करती हैं, और मूव करने के क्रम में ये जो हिमालय है, हिमालय के इस वाले क्षेत्र से टकरा करके इस वाले रीजन में, नॉर्थ वाले क्षेत्र में बारिश करा देती है। और नॉर्थ वाले क्षेत्र में कौन कौन से स्टेट है? तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, यहीं पे तो बारिश कराएंगे। तो आपको आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखो बारिश का आपने पूरा समझ लिया, अच्छे से समझ लिया। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हुई थी? जो डार्क वाले रीजन है सबसे ज्यादा बारिश होगी, जो लाइट वाले हैं फिर और लाइटर हैं वो उनमें कम बारिश होगी। तो आपको पता है ये कोस्ट वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे ज्यादा बारिश हुई है, इतना आपको पता है। ये जो मेघालय का, असम का ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुई है। क्यों हुई है आपको पता है? तो यहाँ पे जब ज्यादा बारिश होगी, तो ज्यादा बारिश जहाँ होती है तो वहीं पर लेटराइट सॉइल होती है, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा और प्रेसिपिटेशन रेनफॉल ज्यादा होगा, वहीं पे लेटराइट सॉइल होगी। जहाँ पे लेटराइट सॉइल होगी वहीं पर कॉफी, चाय होंगी। ठीक है, वहीं पर उन्हीं क्षेत्र में फिर सदाबहार वनस्पति होगी। और बारिश जहाँ पर कम होगी, राजस्थान वाले क्षेत्र में बारिश जहाँ पर कम होगी, वहां पर क्या होगा? वहां पर झाड़ियां होंगी, श्रब्स होंगी। और जहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती है, किसी एक सीजन में बारिश होती है और किसी एक सीजन में सूखा रहता है, वहां पर क्या होंगी? वहां पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होंगे, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। जिस समय बारिश बारिश होगी वहां पर उनमें पत्तियां आएंगी, जिस सीजन सूखा रहेगा उस सीजन वहां पे पतझड़ वन होंगे। तो आम हो गए और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जो गर्मियों में फल देते हैं, वो पतझड़ वन है। ठीक है, तो ये सारे पतझड़ वन यहाँ पे इसी लिए पतझड़ वन इन्हीं स्टेट्स में होते हैं, और यहाँ पर झाड़ियां होती हैं। और ये जो वाले क्षेत्र है मेघालय वाले, ठीक है, और जो ईस्टर्न वेस्टर्न साइड है किसके? महाराष्ट्र के, केरल के, और ठीक है, कर्नाटका के, कि यहाँ पर क्या मिलते हैं आपको? यहाँ पे सदाबहार वनस्पति आपको देखने को मिलती है। और अगर आप लेटराइट सॉइल देखेंगे तो लेटराइट सॉइल भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है। तो इस तरीके से आप पूरा मानसून को समझ सकते हैं। और इसके बाद में आपको क्वेश्चन दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। कुछ भी चीज नहीं समझ में आई, आई होप मेरे को तो समझ में आ गई सारी चीज। इसके अलावा और क्या चीजें आप समझोगे? बस थोड़ी सी डेट वगैरह याद कर लेना। फैक्ट वाली चीजें उन्हें याद करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, कि डेट कब होती है, जब आती है तो 1 जून को भारत में मानसून एंटर करता है, किस डेट को भारत रिट्रीट करता है, किस डेट को, इतना याद कर लो, बात खत्म आपकी। सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी आई होप। ये पूरी पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना, जो क्वेश्चन मैं दूंगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं समझ में आते हैं मुझसे पूछो, ना समझ में आने की वैसे तो कोई गुंजाइश है नहीं। ठीक है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से? हमारे टेलीग्राम चैनल से। और आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उन सारी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और वहां से प्रीवियस ईयर के पेपर, बहुत सारे हमारे स्टडी मटेरियल, मेरे हैंड रिटन नोट्स, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है,
तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।